गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट थर्ड में हमारा विषय है कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हम इस पे चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है, यह इनका मूल विचार नहीं है। कार्ल मार्क्स ने इस अवधारणा को हीगल और फिक्टे की परंपराओं से ग्रहण किया था और सामान्य शब्दों में इसे वाद, प्रतिवाद, संवाद के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। आज मैं एक नए नवाचार का प्रयोग कर रहा हूँ। अक्सर पिछले वीडियोज़ में हम लोग विजुअल इफेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं विद्यार्थियों को नोट्स भी उपलब्ध करवा सकूं। इसके लिए मैंने पीपीटी पर अपनी स्लाइड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की है। मैं एक नया प्रयास कर रहा हूं। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको संबोधित करूंगा और पूरे वीडियो में अपनी वॉइस के माध्यम से आपको मैं यह कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप मेरे इस नए प्रयोग को पहले की बात ही स्वीकार करेंगे और एप्रिशिएट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, इसमें द्वंद्वात्मक शब्द जो है डायलेक्टिक, ये डायलेक्टिक शब्द अंग्रेजी भाषा का है जो यूनानी भाषा के शब्द डायलॉगों से बना है। डायलॉगों का सामान्य अर्थ होता है तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, सामान्य शब्दों में बातचीत करना। इसको ही आधार मानते हुए यहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या की गई है। यह अंग्रेजी भाषा के डायलॉग के समतुल्य है। प्राचीन समय में द्वंद्ववाद, वाद विवाद के दौरान प्रतिवादी के द्वारा तर्क के विरोध को बताकर उनका समाधान प्रस्तुत करके सत्य तक पहुंचने की जो कला होती थी उसे डायलॉग कहा जाता था। मैं पुनः रिपीट कर दूं, डायलॉग का अर्थ था कि प्रतिवादी के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि मैं जिस वस्तु को देख रहा हूं वो सफ़ेद रंग की है, अब सामने वाला इसका विरोध कर रहा है कि नहीं ये तो हरे रंग की है, और वो उसके पीछे लॉजिक डाल दे, तर्क डाल दे और समाधान करके यदि इसको सिद्ध करने का प्रयास करे, सत्य तक पहुंचे, तो ये तार्किक रूप से डायलॉग कहलाएगा। द्वंद्वात्मक शब्द की जो व्याख्या की गई, यह द्वंद्वात्मक पद्धति मूलतः हीगल ने इसे अच्छे ढंग से समझाया था। उसने कहा कि द्वंद्ववाद के विचार में विवेक और विचार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हीगल ने अपने द्वंद्ववाद को समझने के लिए फिक्टे, जो इनके गुरु थे, उनकी प्रणाली को ग्रहण किया था। उन्होंने तर्क दिया कि तर्क की प्रक्रियाओं में 3 अवस्थाएं होती हैं। स्वयं हीगल कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। पहले वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है और तीसरी अवस्था के रूप में संवाद का जन्म होता है। अब हम बात करेंगे मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के इस व्याख्यान में यह शब्द हम स्पष्ट कर चुके हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक, जो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है। दूसरा शब्द भौतिकवाद है, जो सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। मूल तत्व के रूप में सृष्टि में जो भौतिकवादी परंपराएं हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार माना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्स के संदर्भ में जब उनके परम प्रिय समर्थक स्टेपानोवा ने एक किताब लिखी मार्क्स, और उसमें ये स्पष्ट करते हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा, इस प्रतिभापूर्ण खोज के कारण ही दर्शन शास्त्र प्रथम बार विज्ञान बन सका और ऐसा विज्ञान बना जो प्रकृति विज्ञान और मानवीय चिंतन के विकास के
वस्तुगत नियमों का ठीक ठाक प्रतिनिधित्व कर सका है। यानी जो ये पंक्ति आई थी कि संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है, इसका समर्थन करते हुए स्टेनापोवा ने अपनी जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स, जो मॉस्को में प्रकाशित हुई थी, उसमें स्पष्ट कर दिया कि जब कार्ल मार्क्स ने ये किताब लिखी तो पहली बार दर्शन शास्त्र को वैज्ञानिक माना गया, वैज्ञानिक नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी में आगे यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। अर्थात इस सिद्धांत के माध्यम से समाज में परिवर्तन क्यों होता है, इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। यह सिद्धांत हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवादी का दृष्टिकोण फायरबाख से ग्रहण किया गया है। इसमें न्यूटा एक क्वेश्चन बन सकता है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद कहाँ से ग्रहण किया और भौतिकवाद किससे ग्रहण किया। इसका उत्तर होगा द्वंद्ववाद की अवधारणा हीगल से और भौतिकवाद की अवधारणा फायरबाख से ग्रहण की गई है। मार्क्स ने इस सिद्धांत को समस्त साम्यवादियों के लिए एक दिशा निर्देश यंत्र की उपमा दी है, जिसका प्रयोग करके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिशा निर्धारित कर सकता है। अर्थात जिस तरह इंडिकेटर्स हमें सही दिशा और दशा के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक इसी प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ये सिद्धांत एक इंडिकेटर का काम करता है, जो साम्यवादियों के लिए दिशा निर्देश यंत्र के समान है। वो अपनी संपूर्ण गतिविधियों को इसी सिद्धांत की पृष्ठभूमि में देखते हैं। इसकी सहायता से प्रत्येक साम्यवादी न सिर्फ सही दृष्टिकोण स्वीकार कर सकता है, बल्कि सामाजिक घटनाओं के आंतरिक संबंधों को भी समझ सकता है और यह जान सकता है कि वर्तमान में उसका विकास किस दिशा में हो रहा है। वह यह जान सकता है कि भविष्य में उसका किस दिशा में बहाव होगा या किस दृष्टि से वो इसमें आगे बढ़ सकता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल, जो कि समाजवादियों की बाइबल कहलाती है, उसके प्रथम खंड में लिखा कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली से न केवल भिन्न है, बल्कि उसके विपरीत है। अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और उनके विचार, आइडिया स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट में बदल दिए गए हैं। वास्तविक जगत का सृजनकर्ता जो कैरेक्टर होता है और वास्तविक जगत जो आइडिया है वह ब्रह्म स्वरूप है, और इसके विपरीत मानव के मस्तिष्क द्वारा प्रतिबंधित विचार के रूप में परिवर्तित भौतिक जगत के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है। अर्थात आप इसको यूँ समझ सकते हैं, हीगल विचार को महत्व देता था, बौद्धिक परिधि के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाओं को महत्व देता था। मार्क्स धरातल की बात करता है, पदार्थ की बात करता है, और यहाँ तक कि वो तो ये कहता है कि जो कुछ भी है उसके पीछे आर्थिक प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, आर्थिक संबंध, उत्पादन के संबंध और पदार्थ ही महत्वपूर्ण होता है। एक हास्यप्रद उदाहरण से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो मित्र बैठे हुए हैं और पहले मित्र ने कहा कि यार मुझे तो गुलाब जामुन खाना है। अब दूसरा मित्र जिसने कभी गुलाब जामुन खाया नहीं, उसने कि होता कैसा है। अब वो बड़ी बौद्धिक आधार पे व्याख्या कर रहा है कि एक व्यंजन है, गोल गोल होता है, रंग उसका येलो है या ब्राउन है, और उसकी अंदर मीठा कुछ होता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अब उस दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में आप सोचिए, जब तक वो गुलाब जामुन को देखेगा नहीं, उसके दिमाग में क्रिएशन नहीं हो सकता, विचार के आधार पे वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि आखिर गुलाब जामुन कैसा होता है। यदि किसी ने आंखों पे पट्टी बांध के उसको गुलाब जामुन खिला दिया तो स्वाद के बारे में तो बता सकता है, अपने विचार प्रकट कर देगा, मीठा था, बड़ा लजीज था, लेकिन उसके आकार के बारे में व्याख्या नहीं कर सकता। यही अंतर
हीगल और मार्क्स का है। हीगल विचार की बात करता है, वो ये कहेगा गुलाब जामुन मीठा है, गुलाब जामुन स्वादिष्ट है, लेकिन यहाँ मार्क्स बात करेगा पदार्थ के रूप में। वो अपनी आंखों से उस गुलाब जामुन को देखता है और ये कहता है कि यह ब्राउन शेप में गोलाकार में जो रखा हुआ व्यंजन है ये गुलाब जामुन है। प्यारे विद्यार्थियों, इस उदाहरण में आपने क्या समझा कि विचार अमूर्त है, उसे देखा नहीं जा सकता है, मगर पदार्थ मूर्त है जिसे देखा जा सकता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की इस परंपरा में जब भी हम वाद प्रतिवाद संवाद की इस विवेचना को पढ़ेंगे, आपको ये स्थापित अपने मस्तिष्क में कर लेना है कि हीगल जहाँ विचारों की बात करता था, मार्क्स यहाँ पर पदार्थ की बात करता है। मार्क्स का यह दर्शन इसलिए भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है क्योंकि इसकी प्रकृति में घटना प्रवाह को समझने का तरीका द्वंद्ववादी है। चिंतन का तरीका घटना प्रवाह पर लागू किया गया है, विकसित होकर प्रकृति के विश्लेषण का तरीका बन गया है और इनके अनुसार प्रकृति की हर कोई घटना जो कि पदार्थ से प्रेरित है वो द्वंद्ववाद को जन्म देती है। इसकी सहायता से सबसे पहले हम भौतिकवाद को समझने का प्रयास करेंगे जो कार्ल मार्क्स ने हमें बताया। देखिए, जहाँ हीगल की दृष्टि में मूल तत्व चेतना या विश्वात्मा को मानते हैं, वही मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व जड़ को मानते हैं। जड़ मीन्स कोई पदार्थ को, किसी भौतिक संरचना को। मार्क्स के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जड़ से हुई है, यहाँ तक चेतना की उत्पत्ति भी जड़ से हुई है। तो मार्क्स का जड़ से तात्पर्य भौतिक परिस्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों से है। विद्यार्थियां ध्यान दें, आर्थिक परिस्थिति का मतलब उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के संबंध, जो कि आगे जाकर अधिसंरचना और अधोसंरचना के रूप में सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। मार्क्स के अनुसार आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उत्पादन प्रणाली है। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। समाज में यह परिवर्तन द्वंद्वात्मक पद्धति से ही होता है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि यह भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप, उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। मार्क्स की इस विवेचना में भौतिकवाद की जो व्याख्या की गई है, यह भौतिकवाद मूल रूप से जड़ की बात करता है। मार्क्स तो यहाँ तक कहता है कि इस जड़ के माध्यम से ही चेतनता का प्रादुर्भाव हुआ है और यहीं से द्वंद्वात्मक सिद्धांत की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है। यहाँ भौतिकवाद के संदर्भ में हमें यह समझना पड़ेगा कि हीगल की जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है वो तात्विक विचारधारा की तुलना में थोड़ी निसंदेह प्रगतिशील मानी जा सकती है, लेकिन आदर्शवादियों की दृष्टि से, भाववादियों की दृष्टि से इसे उचित नहीं माना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस द्वंद्व और भौतिकवाद की अवधारणा को इनके परम मित्र एंजल्स के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने विकसित किया था और उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो हीगलवादी विचारधारा है उसको आधार, कारण, आत्मा, निरपेक्षता के आधार पर स्वीकार भी किया गया है। निष्कर्ष में हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि द्वंद्वात्मक दर्शन हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के बिल्कुल विपरीत है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक दर्शन हीगल के भाववादी तामझाम और रहस्यवाद से मुक्त होकर वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति में बदलकर एक विचारधारात्मक अस्त्र बन गया है। यह केवल प्योर रीजन, विशुद्ध तर्क है और अपनी इस आत्मिक तार्किक व्याख्याओं के बीच में पदार्थ को महत्व देता है। अब प्रश्न उठता है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया होती क्या है? देखिए, मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है हालांकि हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। हीगल ये मानते हुए चलता है कि समाज की प्रकृति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके 3 अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। यहाँ
मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है, मतलब उसने आधार माना है, लेकिन साथ के साथ उसने एक विशिष्ट बात और कह दी कि हीगल का द्वंद्ववाद सर के बल था, मैंने इसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। अब प्रश्न उठा कि सर के बल कैसे था, क्योंकि वो विचार की बात करता है, और पैरों के बल कैसे कर दिया, क्योंकि वो पदार्थ की बात करता है, जड़ की बात करता है, चेतनता की बात करता है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में। अब आप लोग कोशिश करना वाद प्रतिवाद संवाद को समझने की। आप दिमाग में इमेजिन करो एक गेहूं का दाना किसी कमरे की मेज पर रखा हुआ है, यानी वस्तु। दाना क्या है यहाँ पे? वस्तु। अब मेरा प्रश्न आपसे, क्या दाना मेज पर रखा हुआ पौधे के रूप में परिवर्तित हो सकता है, अंकुरित हो सकता है? आपका निश्चित तौर पे जवाब होगा कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेज पर अंकुरित स्वयं नहीं होगा। इट मीन्स जब अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, नमी मिलेगी, उसको प्रकाश मिलेगा, उसे पोषण मिलेगा, तो फिर उसका जो बृहच्चोल है वो फटेगा। यानी भूमि की नमी में जाते ही जब खाद उसे मिलता है, नमी के रूप में पानी उसे मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, तो गेहूं का वो दाना जो मेज पे रखा था, अब तक अंकुरित नहीं था, अब वो गया भूमि में, उसका चोल फटा। यानी उस दाने के अंदर पहले से ही ये नहीं था कि ये आगे जाकर एक गेहूं का पौधा बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी? मेज पर वो विकसित नहीं हो पा रहा था, अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। जब अनुकूल परिस्थितियां आ गई, उसको नमी मिली, प्रकाश मिला, भूमि मिली, उसका चोल फटा। ये जो चोल फटना है ये प्रतिवाद है, यानी वस्तु के अंदर उसके सृजन के, उसके विध्वंस के पूरे मूल कारण उसमें पहले से निहित होते हैं, और निश्चित परिस्थितियों में वो चोल फटता है तो प्रतिवाद, यानी गेहूं का दाना अब उसका चोल फट गया, उसमें एक नव अंकुर निकला है, ये प्रतिवाद है। दोनों के सम्मिश्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से जब धीरे धीरे वो नन्हा पौधा बड़ा होता है, उसमें पत्ते निकलते हैं, बालियां निकलती हैं, और एक गेहूं के दाने के पौधे में सैकड़ों दानों वाली कई बालें निकल जाती है। ये सृजन है, ये परिणाम है, इसे हम संवाद कह सकते हैं। विद्यार्थियों, हीगल ने द्वंद्ववाद के परिप्रेक्ष्य में मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझा जा सकता है, लेकिन इसके लिए गेहूं के पौधे का उदाहरण देखेंगे। गेहूं के पौधे के उदाहरण में समझाया गया है कि गेहूं का दाना वाद है, जो भी मैंने उदाहरण दिया, वस्तु के रूप में मेज पर रखा हुआ दाना, और भूमि पर बो देने के बाद जब पौधा निकलता है तो उसका दूसरा चरण प्रतिवाद है। मैंने बताया चोल फटेगा, नवअंकुर निकलेगा, यह प्रतिवाद है। तीसरे चरण में पौधे में बाली आना और इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना, पौधे का सूखा नष्ट होना, यह संवाद है, जो मैंने आपको उदाहरण से बताया कि गेहूं का दाना वस्तुवाद, उसका चोल फटना प्रतिवाद, और वो एक नन्हे पौधे से एक बड़े पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अनेकों सैकड़ों दाने वाली बालें आती है और अंत में पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है, यह संवाद कहलाएगा। यानी एक चक्र है, वस्तुवाद है, उसमें निहित सृजन विध्वंस के गुण पहले से हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने पर प्रतिवाद बनता है, और सृजन के परिणाम के रूप में, विध्वंस के परिणाम के रूप में संवाद की उत्पत्ति होती है। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस तरह समझा जा सकता है। पूंजीवाद वाद है, सर्वहारा वर्ग के अधिनाय तंत्र की अवस्था प्रतिवाद है, और साम्यवाद की अवस्था संवाद है। यहाँ ये मान के चलता हूँ कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा ये वाली लाइन, इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। पूंजीवाद जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जो कि संसाधनों से संबंधित है, पूंजीवाद में जो भी फैक्ट्रियाँ हैं उनके मालिकों का पूंजी तंत्र, बुर्जुआवाद, बुर्जुआकरण, ये सारी अवधारणाएं पूंजीवाद को प्रतिपादित कर रही हैं। इस पूंजीवाद के अंदर
सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था प्रतिवाद है, यानी दूसरा बड़ा वर्ग जो सर्वहारा है उसमें अधिनायकवाद की अवस्था आती है। और अंत में जाके जब इनके बीच में संघर्ष होता है, जैसे उदाहरण में गेहूं के दाने और परिस्थितियों के बीच में संघर्ष हुआ और चोल फटा, अंत में बाली बनी, वैसे ही सर्वहारा वर्ग और पूंजीवाद के मध्य, पूंजीपतियों के मध्य, या हम यूँ कह सकते हैं सर्वहारा और बुर्जुआवाद के मध्य जब संघर्ष होता है तो साम्यवाद की अवस्था जन्म लेती है। साम्यवाद नाम से स्पष्ट है, यूटोपिया। कोई वर्ग नहीं, वर्ग विहीन संरचना, सब कुछ इक्वल है, सब कुछ ओके है, ऐसी स्थिति को हम यहाँ संवाद के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अनेक विशेषताएं दी गई हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में सोवियत रूस के भूतपूर्व सर्वेसर्वा जे स्टालिन के द्वारा अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म, इसके अंदर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विस्तार के साथ चर्चा की गई और उन्होंने अपने शब्दों में इसे 6 भागों में विशेषता के रूप में बांटा। इनको मैं क्रम से आपके मध्य स्पष्ट कर रहा हूँ, आप इसे समझने का प्रयास करना। इन्होंने पहली विशेषता बताई, द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबद्ध हैं और परस्पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। पहली विशेषता का मतलब है कि विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर नहीं है, बल्कि सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं आपस में संबंधित होती हैं, परस्पर निर्भर की स्थिति में होती है। दूसरी विशेषता बताई गई, द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती है तथा पुरानी चीज़ें नष्ट होती रहती हैं। अतः हमारे द्वारा विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए गतिशीलता की दृष्टि में रखना होगा। इसका अर्थ है यह संपूर्ण प्रक्रिया परिवर्तनशील है, चीज़ें उत्पन्न होती है, विकसित होती है। आपने देखा गेहूं के दाने में जो एक दाना था उससे अनेक बालियां बनी, परिवर्तन है। उन बालियों के द्वारा वो पुनः वस्तु बनी, पुनः उसका प्रतिवाद होगा, चोल फटेगा, फिर संवाद के रूप में नया सृजन होगा। यानी सब कुछ अगर हम देखें तो एक गतिशील संरचना है, परिवर्तनशील संरचना है। इसे हमें इस दृष्टि से ही समझना होगा। तृतीय विशेषता में द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, वरन उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने पुराने गुण छोड़कर नवीन गुण को धारण कर लेती है। देखिए, द्वंद्ववाद की इस प्रक्रिया में जो भौतिकवादी संरचना है, इसमें जितना भी बदलाव है, जितना परिवर्तन है, ये परिवर्तन गणनात्मक बदलाव तो करता ही है, गुणात्मक बदलाव भी करेगा देश काल परिस्थितियों के अनुसार। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं, यानी जो चेंजेज होंगे वो धीमी गति से नहीं होंगे, उसकी गति तीव्र है और ये अचानक चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं? इसका उत्तर मार्क्स ईगल की विचारधारा के आधार पर ही देता है। इनके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर विरोध पाया जाता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने उदाहरण दिया था कि उस बीज में पहले से ही आगे उसका भविष्य क्या है, ये सारी चीज़ें निहित थी। वही बात यहाँ आ रही है कि विचारधारा के आधार पर जब हम जवाब देते हैं तो शाश्वत अंतर विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के कारण या फलस्वरूप ही वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। अंतिम विशेषता के रूप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है, पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। अर्थात
आर्थिक तत्वों के आधार पर, पदार्थ के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है और पदार्थ को संपूर्ण विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न उठता है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकास जो है उसके नियम क्या है? सामान्यतः तत्वशास्त्र के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। मैं एक बार तत्वशास्त्र की व्याख्या करने के साथ साथ इसकी जो 3 विशिष्ट नियमों की व्यवस्था उसका उल्लेख कर दूं। विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम इसमें काम करता है। परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन की प्रवृत्ति को बताता है और निषेध नियम इसमें कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, लेनिन के अनुसार विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम द्वंद्ववाद का सार तत्व है। यही नियम है जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जन्म देता है। यह नियम विकास की द्वंद्वात्मकता को समझने के लिए बड़ा महत्व रखता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु परस्पर 2 विरोधी ध्रुव और उत्तर और दक्षिण बने हुए रहते हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य करती है। इस नियम को आप यूँ समझ सकते हैं, सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग 2 विपरीत ध्रुव हैं। पूंजीपति वर्ग कौन है? जिसका फैक्ट्रियों पर, भूमि पर, संपत्ति पर अपना अधिकार है। साथ ही उसमें एक विशिष्ट बात और है, वो भावनात्मक अपील के माध्यम से अपने दिमाग का उपयोग करके शोषण करने की कला में निपुण है। शोषण कर सकता है वो, विपरीत विचारधारा। और वो क्या चाहता है? मजदूरों का शोषण हो, संसाधन नहीं मिले, सुविधाएं नहीं मिले। दूसरी ओर आप दूसरे ध्रुव पे आ जाइए, सर्वहारा वर्ग। वो क्या कहता है? अधिकारों से वंचित हैं, दबे कुचले शोषण का शिकार हैं, उनको अधिकार नहीं मिले हुए, ये लोग अधिक सुविधाओं की मांग करते हैं मगर सुविधाएं नहीं मिलती। दोनों विपरीत स्थिति आ गई, पूंजीपति और सर्वहारा। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन, मात्रा में भारी परिवर्तन से गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे किसी वस्तु की क्वालिटी, उसका गुण किस तरह परिवर्तित होगा, इसको उन्होंने उदाहरण दिया है जल के उदाहरण से, पानी के उदाहरण से। एक प्रयोगशाला में एक बीकर में ठंडा जल भरा गया, उसकी गुणवत्ता ठंडे जल के रूप में। अब उस बीकर को ऊष्मा देकर गर्म किया गया, वो पानी उबलने लगा और भाप बनकर उड़ने लगा। तो यहाँ उसका गुण पूरा चेंज हो गया। वो वाटर, वो जल यहाँ परिवर्तित होकर धुएं में, भाप में, जल वाष्प के बादल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की इस प्रक्रिया में यह नियम काम करता है कि गुणात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं। तीसरा नियम है निषेध नियम। इसका अर्थ है इस प्रक्रिया में कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आता, अपितु उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। अतः वाद प्रतिवाद संघर्ष के फलस्वरूप जो संवाद बनता है उसमें ना तो वाद के गुण होते हैं ना प्रतिवाद के गुण होते हैं। यह उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। मार्क्स ने इसकी विशेषताओं को तत्वशास्त्र के मतलब मेटाफिजिकल पोजीशन के विपरीत माना और उसने कहा कि मार्क्स का यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति और ब्रह्मांड की वस्तुओं के घटनाओं को आकस्मिक मात्र नहीं मानता, उनके पीछे कोई न कोई कारण की बात करता है। दूसरा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मान्यता है कि प्रकृति की स्थिर, गतिहीन, अपरिवर्तनशील है। इसे चिंतनशील अवस्थाओं के आधार पर समझने की आवश्यकता है और इसे हम तीसरे रूप में कह सकते हैं कि प्रकृति के विकास की प्रक्रिया सरल और किसी आध्यात्मिक तत्व के द्वारा ना होकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के परिणाम में होती है, जो परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में परिवर्तित होती है। जैसे जल पानी से जल वाष्प में बदला।
इसके संदर्भ में मार्क्स कहता है कि ईश्वर, आत्मा और प्रकृति को निश्चल, विरोध रहित और शुद्ध माना गया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार सभी प्राकृतिक सामाजिक वस्तुओं, घटनाओं का आंतरिक विरोध अंतर्निष्ठ होता है, यानी अंतर विरोध की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। अंत में हम द्वंद्ववाद की आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। पहला, सृष्टि का मूल तत्व जड़ या चेतना, इसके बारे में विद्वान एकमत नहीं है। देखिए, हीगल कहता है विचार, मार्क्स कहता है पदार्थ, फिक्टे भी कुछ अलग विचार रखता है, फॉयरबाख की अलग विचार है। आधुनिक समाजशास्त्री अपने अपने मत रखते हैं। इसकी आलोचना की गई कि विद्वानों का एक मत नहीं है। सृष्टि का मूल तत्व जड़ होगा या चेतना, इसके बारे में आज भी चर्चाएं होती हैं, हम एक मत्ता पर नहीं पहुंचे हैं। मार्क्स का ये दर्शन है अत्यंत भौतिकवादी है। मार्क्स ये तो कह देता है कि परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होगा, यानी पानी अपनी जलीय अवस्था से भाप की अवस्था में बदल गया। देखो, प्रयोगशाला के आधार पर बच्चों को समझाने के लिए उदाहरण बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हुआ कैसे, इसकी व्याख्या तो मार्क्स ने नहीं की। वो पदार्थ के घेरे में, आर्थिक शक्तियों के घेरे में इतना फंसा रहा कि उसकी अति भौतिकवादी संरचना प्रकट होने लगी। तीसरी आलोचना है द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास होगा, ये कल्पना है, यानी द्वंद्व होगा तो संघर्ष की बात हो रही है, अंतर विरोध की बात हो रही है, और उससे डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके बारे में मार्क्स ने सटीक व्याख्या नहीं की। इसके बारे में उनका कोई विशिष्ट चिंतन नहीं है। मार्क्स प्रमाणों के स्थान पर उदाहरण पर बल देता है, यानी वो कहता है प्रमाण महत्वपूर्ण नहीं है, उदाहरण महत्वपूर्ण है। इस आधार पर उसकी आलोचना की गई। इसकी अन्य आलोचनाओं में वेपर, एक विद्वान, वो कहते हैं कि द्वंद्वात्मक की धारणा अत्यंत गूढ़ है, स्पष्ट है, मार्क्स इसको स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया कि पदार्थ किस प्रकार गतिशील होगा। लेनिन ने इसके संदर्भ में कहा है कि हीगल के आदर्शवाद का अध्ययन किए बिना मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को नहीं समझा जा सकता, और मार्क्स ने तो उसी हीगल का खून कर दिया, उसी के विचार को बदल दिया। ये कैसे हुआ, इसका उसके पास स्पष्ट कारण नहीं था। सामान्य रूप से यह माना जा सकता है कि संघर्ष मानवीय विश्वों में महत्वपूर्ण भाग अदा करता है, विश्वव्यापी नियम बनाता है, लेकिन हंट के शब्दों में द्वंद्ववाद मानव विकास के इतिहास में मूल्यवान क्रांतियों का दिग्दर्शन कराता है। मार्क्स इस दावे को स्वीकार नहीं कर पाए। इसकी आलोचना इसी आधार पे हो जाती है। अन्य संदर्भ में मार्क्स ने अपनी शक्तियों का आधार भौतिकवाद को माना, लेकिन खुद भौतिकवाद उसने फायरबाख से ग्रहण किया है। ये कैसे मान लिया जाए कि आधुनिक युग के विकास की गति भौतिकता की ओर अधिक है, लेकिन सर्वकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए मनुष्य का उद्देश्य सदैव केवल मात्र भौतिक समृद्धि रहा, इसको वो स्पष्ट नहीं कर पाए और आध्यात्मिक और भौतिकवाद के जाल में खुद ही झूलने लगे। इस तरह मार्क्स की मान्यता यह है कि पदार्थ चेतना युक्त नहीं होगा, अपितु एक आंतरिक आवश्यकता के कारण इसका विकास स्वयं में होगा। इसको वो स्पष्ट नहीं कर पाए। फायरबाख का कथन है कि भौतिकवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य परिस्थिति और शिक्षा के अनुसार ढलता है। इस प्रकार मनुष्य में परिवर्तन परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होते हैं। लेकिन इस कथन की आलोचना करते हुए मार्क्स कहते हैं कि फायरबाख यह भूल जाता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन मनुष्य के द्वारा ही होगा। और आगे मार्क्स कहता है कि मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्माण करता है। अब देखिए, यहाँ अतिवादी बात आ गई। मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्माण करता है, यद्यपि वह स्वयं की चुनी हुई परिस्थितियों के द्वारा नहीं करता। इसका मतलब तो क्या हुआ, भौतिकवादी परिस्थिति व्यक्ति को बदल देती है। अरे भाई, आज आपके पास जेब में पैसा नहीं है, मगर मोबाइल में आपके पास पेटीएम है, तो आप बदली हुई तकनीक के आधार पर बाजार में पेटीएम के द्वारा भुगतान कर देंगे। ये स्थिति तो आपने नहीं बदली ना, ये तो बदली हुई परिस्थितियां थी।
और उन्हीं के आधार पर आपने अपने नई अवधारणा को ग्रहण किया। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मानव ने या मनुष्य ने पेटीएम निर्माण करके इतिहास को बदल दिया? भाई उन परिस्थितियों के साथ कहीं ना कहीं तो आपने समझौता किया ही होगा। इस आधार पर मार्क्स की आलोचना की गई है। अंतिम रूप में मार्क्स के द्वंद्ववाद के विकास की शक्ति पशुबल है और क्रांति विकास का सेतु है। क्रांति यदि कृत्रिम तरीकों से ली जाए तो समाज अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा। लेनिन के अनुसार भी संघर्ष की शक्तियों को एक बार पहचान लेने के बाद उसे तीव्र करके क्रांति के रूप में आने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन मार्क्स पता क्या कहता है कि जो भी बदलाव होगा परिमाणात्मक से गुणात्मक में बड़ा फास्ट होगा, तेजी से होगा, जल्दी होगा। ये कहीं ना कहीं क्रूशियल नेसेसरी निर्दयी आवश्यकता बनाई गई है, जो कि गलत है। इस आधार पर द्वंद्ववाद की आलोचना की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, इस संपूर्ण व्याख्यान में मैंने बताने का प्रयास किया द्वंद्वात्मक क्या है, भौतिकवाद क्या है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की इस व्याख्या की आलोचना कैसे की गई है। वाद प्रतिवाद संवाद इसमें महत्वपूर्ण है। मैं पुनः एक समरी के रूप में आपको बता दूं, वस्तुवाद है, उसमें अंतर निहित अंतर विरोध जो पहले से निहित है वो प्रतिवाद है, और नया सृजन और विध्वंस जो होता है वो संवाद है। इसी पर पूरा सिद्धांत रुका हुआ है। आप सभी इसे ध्यान से समझें और कोविड-19 के इस महामारी वैश्विक जो एक हमारे सामने चुनौती है उसमें स्वयं को सुरक्षित रखें। आज का व्याख्यान मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आपको कोटिशः धन्यवाद।